नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। तो बाजारों के हाल में आज क्या है, अगर हम देखने जाए तो वीक आज से शुरू हो रहा है, सोमवार से। तो सोमवार को बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा, खास करके भारतीय बाजार में। शुक्रवार को बाजार टूटा था। हम गुरुवार को एक लास्ट अपना करते हैं, तो शुक्रवार को बाजार टूटा था, लेकिन आज जो बाजार है, खास करके शेयर बाजार, हम बात करेंगे शेयर बाजार की, कमोडिटी बाजार की, आई मीन क्रिप्टो करेंसी बाजार की और करेंसी मार्केट्स की। और उसमें आज हमारे जो एक दर्शक है विजय मेहता जी, उन्होंने डेटा भी दिया है, कुछ एडवांसेस, डिक्लाइंस वगैरह, और जो एफआई की खरीद, डीआई की खरीद जो हुई है, तो उस डेटा के बारे में भी हम बिल्कुल बात करेंगे। और साथ ही साथ उनका नंबर अगर कोई बात करना चाहे उनसे, क्योंकि उन्होंने डेटा दिया है, उनका आग्रह था कि हमको ऐसा डेटा करना चाहिए। थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन कल से हम प्रयत्न करेंगे कि अगर हो सके तो ये जल्दी करे। उनका नंबर है 9265736331। अगर कोई ट्रेड डेटा के बारे में बात करना चाहता है मिस्टर विजय मेहता से, जो कि हमारे दर्शक है। तो ये हिंदी भाषा में ये जो संस्करण है वो द मयूर जानी ऑफिशियल पे मैं दे रहा हूं, मैं हिमांशु बयानी। भारतीय शेयर बाजार की अगर हम आज बात करें, तो टिप्पणी अगर हम करें उस बाजार के बारे में आज, तो एक वैश्विक आशावाद के बीच एक तरीके से मजबूत रिकवरी देखने को मिली है भारतीय शेयर बाजार। और हुआ क्या है कि भारतीय शेयर बाजार सोमवार 11 अगस्त 2025 की 6 सप्ताह के नुकसानी के सिलसिले से को तोड़ते हुए आज मजबूती से वापसी की है, क्योंकि नए विदेशी फंड का प्रवाह है। मतलब एक तरीके से अगर हम देखने जाए तो शुक्रवार को बिकवाली, उसकी वजह से मार्केट टूटा था, लेकिन उसके बाद एक सकारात्मक वैश्विक संकेत मिले हैं और मजबूत घरेलू खरीदारी की वजह से बाजार का जो आज उत्साह बढ़ा है। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी जो है, उसमें बेंचमार्क इंडाइसेस जो है काफी ऊंचे स्तर पर बंद हुए हैं आज। और जो हाल है, सुधार, जो हाल मतलब सुधार देखने को मिला है, भू राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो है, और उसके बाद निवेशकों का एक तरीके से विश्वास बढ़ा है। जिस तरीके से ट्रंप टैरिफ की बात आई, भारत ने जो जवाब दिया, तो तब भी हमने कहा था कि बाजार सुधरने के संकेत है। शुक्रवार को नहीं सुधरा, लेकिन आज सोमवार को सुधरा। और आज हम बात करेंगे अगले वीक में भी बाजार कैसा रहेगा। तो प्रमुख इंडाइसेस के प्रदर्शन की अगर हम बात करें, तो सेंसेक्स जो है वो 80,636.05 पे था आज, जब बंद हुआ 3:30 बजे मार्केट में। और जो बढ़त देखने को मिली वो करीबन 746.29 अंक, यानी कि 0.93%। फ्राइडे को ये बाजार जो है, शुक्रवार का 0.95 टूटा था, आज रिकवरी है 0.93% थी। वो जो शुक्रवार को टूटा था वो वापस रिकवर हो चुका है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,585.05 अंक पे खड़ा था निफ्टी आज। और कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाए तो जो 24,550 का जो एक तरीके का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर है, पुनः प्राप्त किया है निफ्टी ने। और निफ्टी में कुछ जो बढ़त आज देखने को मिली वो करीबन कुछ 221.75 अंक की, 0.91% रिकवरी। तो जो बाजार 0.9 की रेंज में जो टूटा था शुक्रवार को, वो आज वापस रिकवर हो चुका है, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों उस तरीके से। और उच्चतम स्तर जो है वो प्राप्त कर लिया है बाजार ने 24,685 के आसपास का आज के दिन। मतलब 24,585.6 पे बंद हुआ। और उच्चतम स्तर जो आता निफ्टी का वो 24,685 के ऊपर चला गया था। तो मतलब एक निफ्टी में कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें नए विदेश फंड के प्रवाह की, तो विदेशी संस्थागत निवेशक जो है, एफआईआईस, शुक्रवार को 8 अगस्त को नेट खरीदार बन गए थे और 1,932.31 करोड़ की इक्विटी खरीदी थी उन्होंने। तो इस तरीके से बाजार में एक नया फंड फ्लो हमको देखने को मिला है। हालांकि चार्ट भी आया है निफ्टी और एफआईआर और डीआई की खरीदी का, वो भी इसमें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो भी आपको देखने को मिलेगा कि उसमें एक्चुअली क्या हुआ है। बाजारों में एक तरह से नए तरीके से एक विश्वास दिखाई दे रहा है इस एफआईआई की खरीदी जो है उसकी वजह से भी। इसके बदलाव के पहले भारी बिकवाली के बाजार में नकारात्मक संकेत दिख रहे थे पिछले वीक। तो इस वीक सोमवार से अच्छी शुरुआत हुई है। श्रावण महीना का ये सोमवार है, तो त्योहारों का भी माहौल, एक तरह की एक पॉजिटिविटी है बाजार में। सकारात्मक वैश्विक संकेत, अमेरिकी बाजार जो है उसमें उछाल देखने को मिला। नैस्डैक जो है वो शुक्रवार को रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ था बेसिकली। और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और शंघाई कंपोजिट जैसे एशियाई जो इंडाइसेस है, उसमें भी एक तरीके से लाभ देखने को मिला था। तो इसकी वजह से एक ग्लोबल जो
जिसको बोले कि स्पिल ओवर इफेक्ट जो होती है एशियाई मार्केट्स की और अमेरिकी मार्केट्स रात को 1:30 बजे बंद होते हैं और ऑस्ट्रेलिया से 4:30, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से 4:30 बजे मार्केट शुरू होता है, तो 3 घंटे का जो फर्क है उसके बाद बाजार एक्टिव हो जाता है वापस। तो इसके बीच जिस तरीके का हमको जो पॉजिटिव संकेत मिले शुक्रवार को, तो क्लियर बात थी कि सोमवार को बाजार खुलेगा अच्छा। हालांकि भारतीय बाजार ही शुक्रवार को नेगेटिव पे बंद रहा था और सितंबर में यूएस फेडरल रिजर्व के दर में कटौती की उम्मीद, इसकी वजह से भी कहीं उत्साह दिख रहा है एक तरीके से जो मार्केट में जो फोर्सेस एक्टिव है उसमें। और भू राजनीतिक आशावाद की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 2025 को यूएस रूस की जो शिखर सम्मेलन की जो घोषणा के साथ यूक्रेन का संघर्ष जो है वो समाप्त करने की बात आ रही है। तो इसके चलते भी जो अटकलें बाजार में आ रही है कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है कि चलिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस में कुछ कमी आ रही है और भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मतलब जो बात है इसका समर्थन किया है और जिससे एक सकारात्मक माहौल भी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये भू राजनीतिक जो आशावाद है, मतलब जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जिस तरीके से डाउन होती हुई दिख रही है वो भी बाजार के उतार चढ़ाव के लिए मतलब कहीं ना कहीं फैक्टर एक माना जाता है उसको। क्षेत्रीय ताकत की अगर हम बात करें तो पीएसयू, बैंकिंग, रियलिटी, ऑटो, फार्मा क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन हुआ है। उसके जो तिमाही के परिणाम है वो अच्छे आए हैं और ऊंचा हुआ है इंडेक्स, जिसमें पीएसयू बैंक्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड Q1 की आय मतलब एक दर्ज की है। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिला है। घरेलू संस्थागत जो समर्थन है, मतलब जो डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने कुछ 7,723.86 करोड़ की नेट खरीदारी के साथ समर्थन प्रदान किया। तो जो पहले के एफआईआई के जो उसका जो बिकवाली थी उसको कहीं ना कहीं संतुलित कर देता है। देखिए पिछले कुछ सालों में एक चीज देखने को मिली है कि एफआईआई जिस तरीके से मार्केट में माल डालते थे और बाजार टूटता था, तो डीआईआई मतलब एक तरीके से मार्केट में ऐसे स्ट्रांगली आ गए कि वो खरीद रहे हैं और बाजार को टूटने नहीं देते, तो संतुलन बनाए रखे। मतलब जो अगर हम स्कैम 1992 की भाषा में बात करें तो जो मंदोड़िए हैं वो जब बाजार को मंदी की तरफ ले जाते हैं तो तेजोड़िए उसको एक तरीके से डाउस करते हैं, उस इफेक्ट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डीआईआई कहीं ना कहीं तेजोड़िए साबित हो रहे हैं, जबकि एफआईआई जो है वो मंदी तेजी करते रहते हैं। तो जुलाई में रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड का प्रवाह देखने को मिला, विशेष रूप से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में माध्यम से भी कुछ घरेलू मांग जो है उसकी भी मतलब एक तरीके से उसको भी मजबूत किया गया। तो ये सब संकेत मिलजुल के बाजार को आज टिकाए रखे। अगर हम लूजर्स और गेनर्स की अगर हम आज बात करें सोमवार के दिन, तो एनएसई निफ्टी उसकी अगर हम बात करें तो अदानी एंटरप्राइज 4.23%, कॉर्पोरेट विकास जिसमें उसकी सहायक कंपनियां और एमआरओ के क्षेत्र में अधिग्रहण में शामिल है। आज उन्होंने एक एमआरओ की कंपनी अधिग्रहण किया है, 100% स्टेक उठाया है, तो उसकी वजह से अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर के भाव में कुछ 4.25% मतलब 4.25% का एक तरीके से एक उछाल देखने को मिला था। टाटा मोटर्स 3.20% पे अब था। कमजोर Q1 के बावजूद ऑटो में जो एक तरीके से सकारात्मक जो एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया है। इटर्नल जो है उसका व्यापक बाजार आशावाद पर लाभ है, कुछ 2.69% बढ़ा है। हालांकि इटर्नल में एंट वालों ने अपना शेयर्स बेचे हैं, बट फिर भी एक तरीके से मुझे लगता है कि ये जो एफआईआई डीआईआई की गेम है उसमें इटर्नल टिक गया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो 2.65% बढ़ा है। सीमेंट और संबंधित क्षेत्रों में ताकत से जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है इंफ्रा और रियलिटी का, तो वो दिख रहा है कि सीमेंट के शेयर के दाम भी आज कई सारे बढ़े हुए देखने को मिले हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ के क्षेत्र में जो लाभ मिला है उसकी वजह से 2.25% मतलब 2.31% अप रहा है। शीर्ष लूजर्स की अगर हम बात करें, जो मतलब जो बैड परफॉर्मिंग स्टॉक्स है टॉप 5, उसकी अगर हम बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प 0.76% गया है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की जो बिकवाली का दबाव है उसमें कहीं ना कहीं, और मॉनसून का डाटा जिस तरीके का असर है ग्रामीण क्षेत्रों से और जो माहौल बना हुआ है फिलहाल नॉर्थ में वगैरह में जहां पे बादल फट रहे हैं, पहाड़ियां टूट रही है, तो वो एक तरीके से ऑटो सेक्टर को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता हुआ दिख रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हालांकि एक भारत सरकार की कंपनी है, तो उसमें 0.23% वो डाउन रहा क्योंकि रक्षा क्षेत्र में मिश्रित प्रदर्शन की वजह से उसकी गिरावट देखने को मिली है। भारतीय एयरटेल
0.18% डाउन रहा है उसके शेयर्स के भाव। टेलीकॉम क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन जो अभी दिख रहा है फिलहाल, जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि रूरल डेटा कुछ इतना कॉन्फिडेंस वाला नहीं दिख रहा है, तो इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट टेलीकॉम के शेयरों के दामों पे भी पड़ रहा है। और बाजार, अगर बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस में 0.08% वित्तीय क्षेत्र की जो मामूली गिरावट होती है, तेजी मंदी का जो माहौल होता है उसकी वजह से देखने को मिली है। मारुति सुजुकी 0.06%। तो वही ऑटो क्षेत्र का लाभ और बावजूद मामूली गिरावट जो मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प में जो ज्यादातर देखने को मिला है। बीएससी में अगर हम देखने जाए तो देखिए, बीएससी में टाटा मोटर्स जो है उसने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, जो कि एनएसई में भी किया है, और इटर्नल ने भी किया है, जो कि एनएसई में भी उसने किया है। ट्रेंड के शेयर्स के दाम 2.37%। रिटेल क्षेत्र की ताकत है, उसके परिणाम जिस तरीके से है उसके वजह से बड़े हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जीरो कुछ 2.5%, 2.38% मजबूत Q1 परिणाम जो है, उसके बदले जो पीएसयू बैंकिंग में जिस तरीके से मतलब एक खरीद फरोख्त देखने को मिली है उसकी वजह से हुआ है। और अल्ट्राटेक सीमेंट, एक तरफ अगर हम देखने जाए तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज एनएसई पे सीमेंट का जो स्टॉक है वो अप रहा है, और इधर अल्ट्राटेक सीमेंट भी 2% अप रहा है। सीमेंट क्षेत्र में एक तरीका का आशावाद लाभ से मतलब एक तरीके का बढ़ावा मिला है इस शेयर को। लूजर्स की अगर हम बात करें बीएससी पे तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक है, बैंकिंग क्षेत्र के शेयर है। भारत इलेक्ट्रिकल्स है जो कि उस एनएसई पे भी था। भारतीय एयरटेल भी है, टाइटन है और बजाज फिनसर्व है। तो फाइनेंस सेक्टर की कुछ कंपनियां, कुछ रिटेल और कुछ टेलीकॉम क्षेत्र और गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसका एक तरीके से दबाव बना है उनके शेयर्स पे, तो ये देखने को मिला है। बाजार के टर्नओवर की अगर हम बात करें, एडवांस और डिक्लाइंस की, तो कुल ट्रेडेड स्टॉक्स जो है 4,337 बीएससी पे ट्रेड हुए, उसमें से कुछ 2,223 स्टॉक्स जो है उसमें उछाल देखने को मिला है, और डिक्लाइन जो है वो करीबन 1,886 स्टॉक्स में देखने को मिला है। 22 सप्ताह का जो उच्च स्तर होता है वो करीबन 114 स्टॉक्स में 22 सप्ताह का उच्च स्तर देखने को मिला, जबकि 150 स्टॉक्स जो उसमें 52 सप्ताह का एक तरीके का निम्न स्तर देखने को मिला है। सर्किट लिमिट 277 स्टॉक्स वो अपर सर्किट में थे, जबकि 282 स्टॉक्स जो है वो लोअर सर्किट को छू रहे थे। और बाजार पूंजीकरण की अगर हम बात करें तो बीएससी के आंकड़े इतना भी नहीं आए, लेकिन एनएसई की अगर हम बात करें तो आज 440.92 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है एनएसई पे, ऐसा डेटा हमारे सामने आया है। एनएसई की अगर हम बात करें तो कुल ट्रेडेड स्टॉक्स 3,095 है, उसमें से एडवांस अगर हम देखने जाए तो 16,005 स्टॉक्स में उछाल देखने को मिला है, और डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो 1,414 स्टॉक्स में एक तरीके से गिरावट देखने को मिली है। अनचेंज 76 स्टॉक्स, मतलब 76 शेयर्स ऐसी कंपनी के जिसमें कोई इतना परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। और 52 सप्ताह का उच्च और निम्न स्तर देखे तो 54 स्टॉक्स में 52 सप्ताह का उच्च स्तर देखने को मिला है, जबकि 112 में 52 सप्ताह का निम्न स्तर देखने को मिला है। इसके बावजूद बाजार अच्छे काउंटर्स पे, ग्रीन जोन में पॉजिटिव काउंटर्स पे बन रहा है। और दैनिक टर्नओवर की अगर हम बात करें तो जो आंकड़े हमने दिए 440.92 लाख करोड़, उसके अलावा डोम्स इंडस्ट्री है, एचबीएल इंजीनियरिंग है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे स्टॉक्स में उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला है, और इसकी वजह से बाजार में एक तरीके से मजबूत गतिविधि हमको देखने को मिली है। ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स और आई मीन शॉर्ट सेल डील्स की अगर हम बात करें तो ब्लॉक डील्स और शॉर्ट सेल डील्स की विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं होने के बावजूद बाजार में गतिविधियां मजबूत थी। लेकिन जुलाई में कुछ अमेरिकी $16.4 बिलियन के 227 लेन देन दर्ज किए गए, जैसा कि ग्रांट थॉर्टन भारत का जो डील ट्रैकर का जो डेटा है उसके मुताबिक ये बात हो रही है। अदानी एंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी द्वारा इंडमा टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण हुआ है। जैसे उल्लेखनीय कॉर्पोरेट विकास बल्क या शॉर्ट डील शामिल कर सकते हैं, मतलब उसमें क्या होगा ये देखने को मिलेगा। और निवेशकों को मतलब सटीक डील अगर डेटा चाहिए तो एनएससी की वेबसाइट पे या बीएससी की वेबसाइट पे ले सकते हैं। आज जैसे हमने कहा, थोड़े हम देर इसलिए हुए कि हमारे जो एक दर्शक है मिस्टर विजय मेहता, वो भी ये डील्स का डेटा देंगे जो आपको देखने को मिलेगा उनके सौजन्य से। और अन्य बाजारों के प्रदर्शन की अगर हम बात करें, कमोडिटी बाजार को अगर हम देखें तो कमोडिटी बाजार में जो कीमती धातु है, जो मतलब प्रेशियस मेटल्स है, सोना चांदी, उनकी कीमतों में लगभग 1% गिरावट देखने को मिले हैं। मजबूत यूएस डॉलर और वैश्विक व्यापार, जिस तरीके से यूएस टैरिफ का जो प्रभाव इसमें सोने के व्यापार में देखने को मिला है, और क्रूड जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, $66.29 प्रति बैरल, तो उसमें गिरावट देखने को मिली है।
पिछले वीक वो 68 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज 66.29 में है। तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि कमोडिटी की मांग में एक तरीके की नरमी है और कुछ जियोपॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी दिख रही है उसकी वजह से तेल की डिमांड जो है वो जैसे थी वैसे मैनेज हो रही है। गैर कीमती अगर बेस मेटल्स की हम बात करें, मतलब जो प्रेशियस मेटल्स नहीं है, बेस मेटल्स है, तो निफ्टी मेटल्स इंडेक्स में 8 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 0.49% का लाभ प्राप्त किया है, जिसमें हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक सोमवार एशियाई बाजार के साथ सकारात्मक जो रुझान आए थे, तो और चीन की जो स्थिर औद्योगिक उत्पादन का डेटा जो आया था उसकी वजह से बेस मेटल्स में कहीं ना कहीं एक तरीके से एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। ऊर्जा और पावर की अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स जो है 8 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 0.92% एक नीचे था, क्योंकि तेल के दाम स्टेबल हो रहे हैं और जो यूएस टैरिफ और ओपेक उत्पाद वृद्धि के कारण तेल की कीमतों में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ऑयल एंड आई मीन पावर एंड एनर्जी कमोडिटीज की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं उसके इंडाइसिस में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली थी। कृषि कमोडिटी की अगर हम बात करें, कृषि कमोडिटीज माने जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती है उसमें थोड़ा सीमित डेटा उपलब्ध है, लेकिन यूएस टैरिफ की वजह से वैश्विक कमोडिटी बाजारों पर एक तरीके से दबाव बना पड़ा है, उसके कारण कृषि कीमतों पर असर पड़ा है। कोई विशिष्ट उत्कृष्ट प्रदर्शन अगर हम देखने जाए स्पेसिफिकली कोई कृषि उत्पाद के ऊपर, तो वो हमको भी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही भारत में ना ही दुनिया में। मुख्य कारण अगर हम करें, जो अगर ये पूरे के पूरे जो कमोडिटी बाजार का पूरा बास्केट जो एग्री, पावर, एनर्जी, बेस मेटल्स, फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स सबकी अगर हम बात करें तो गिरती तेल की कीमतें, यूएस टैरिफ की चिंताएं, मिश्रित वैश्विक मांग के संकेत जिस तरीके से है, ये जो डेटा है इसने कमोडिटी बाजारों को प्रभावित किया है, जिसमें एशियाई और औद्योगिक मांग जो है उसके कारण धातुओं में कहीं ना कहीं स्थिरता दिख रही है, लेकिन ऑयल एंड गैस में किस तरीके से गिरावट है। और सोना जिस तरीके से मैंने कहा है, मैंने कल भी लिखा भी है कि सोना एक तरीके से सेफ हेवन हो रहा है, तो सोने में तेजी के आसार दिख रहे हैं। फेस्टिवल डेज है इंडिया में, तो बिल्कुल एक तेजी आ सकती है सोने में, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। मुद्रा बाजार की अगर हम बात करें तो रुपया जैसे कहा गया था 87.30 से लेके 87.80 के बीच, तो आज भारतीय रुपया 87.66 प्रति अमेरिकी डॉलर पर सपाट बंध रहा है, फ्लैट बंध रहा है। शुरुआती लाभ खो दिया आरबीआई के हस्तक्षेप, ऑनशोर और ऑफशोर जो बाजारों में $5 बिलियन की जो बिक्री हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो प्राइस मोमेंटम उसको कर्टेल किया गया है, वरना ये 87.80 से लेके 88.10 तक जाने की संभावना दिख रही थी। यूएस और रूस की जो शिखर सम्मेलन जिस तरीके से हुआ, जो शिखर वार्ता हुई, उसकी वजह से जो भू राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी देख रही है मार्केट में, उसका भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर प्ले रहा है, जिसकी वजह से रुपया जो है वो स्टेबल दिख रहा है फिलहाल। और अगर हम आगे बात करें तो आउटलुक की अगर हम बात करें तो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कीमतों में रुपया जो है वो 87.52 से लेके 87.56 रेंज में मतलब मजबूती एक तरीके की शुरुआत हुई थी रुपये की, लेकिन कमजोर यूएस डॉलर और संभावित फेड रेट की कटौती उसमें कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट ला सकती है। अगर हम मनी मार्केट्स की बात करें तो 11 अगस्त को उसके लिए विशिष्ट डेटा जो आया है, और 11 अगस्त का जो डेटा है विशिष्ट, उसमें आरबीआई 5.5% जो रेपो रेट का जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बात आई वो रखने का जो निर्णय था, उसकी वजह से मुद्रा मुद्रा की जो परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं एक संतुलन, एक नियंत्रण देखने को मिला है, और इसके कारण उसके संकेत अच्छे हैं। तो जून में खुदरा मुद्रास्फीति 2.1% तक ठंडी हुई, जिसमें फाइनेंशियल ईयर जो है 25-26 उसके लिए 3.1% का अनुमान, तो मतलब ये जा सकता है थोड़ा आगे। तो वेट एंड वॉच कीजिए, मनी मार्केट्स भी थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे। फंड मार्केट्स की अगर हम बात करें तो जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 81% का उछाल देखने को मिला है। 42,702 करोड़ के प्रवाह के साथ ये उछाल दर्ज हुआ है, जो कि थीमेटिक और फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है उसमें 53वें लगातार महीने में नेट प्रवाह को दर्शाता है, जिसमें अगर हम बात करें तो 11 अगस्त की बाजार रिकवरी को समर्थन दिया है कहीं ना कहीं फंड मार्केट्स ने। तो इसकी वजह से बेसिकली आज का बाजार जो है पॉजिटिव रहा है, क्योंकि फंड मार्केट का जो डेटा है वो भी बड़ा प्रोत्साहक और पॉजिटिव रहा है। बॉन्ड मार्केट्स की अगर हम बात करें तो भारत में 10 वर्षीय 6.33 2035 बॉन्ड यील्ड जो है 6.41% पे चली गई है,
मतलब जो 6.33 से 6.39 के बीच था लास्ट वीक, वो 6.41 पे स्थिर था, जिसमें व्यापारी 6.33 से लेके 6.43 की रेंज की उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में शायद ये डेटा जो आरबीआई का आएगा, आरबीआई का जो हस्तक्षेप है, वो यील्ड को लगभग रख सकता है 6.33 से 6.43 के बीच बॉन्ड यील्ड्स को। क्रिप्टो मार्केट्स की अगर हम बात करें तो भारत में क्रिप्टो बाजार के लिए कोई विशेष डेटा उपलब्ध नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि अभी रेगुलेट नहीं हुआ है। लेकिन टैरिफ संबंधी अनिश्चितता और मजबूत डॉलर के कारण वैश्विक क्रिप्टो भाव में कहीं ना कहीं सतर्कता एक तरीके से दिख रही है, स्टेबल है क्रिप्टो के भाव, जिससे लाभ जो है वो सीमित रह सकता है, ऐसी संभावना फिलहाल जताई जा रही है। अगर प्रमुख समाचार जिसकी वजह से पूरा बाजार में जो इम्पैक्ट रहा उसकी अगर हम बात करें तो भारतीय निर्यात पर यूएस टैरिफ दोगुना 50% हुआ है, जिसमें उसका भी इम्पैक्ट रहा है। यूएस टैरिफ की जो चिंता है बैंकों के, मतलब जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके आकस्मिक योजना की एक जांच की जा रही है। और रूसी तेल व्यापार, रूस के साथ जो भारत का जो तेल का व्यापार था जिसमें डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा था, उसकी नीति की जटिलता को भी अगर हम जोड़ दें तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ा माहौल जो था वो थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखा था शुक्रवार को। कॉर्पोरेट आय की अगर हम बात करें तो एक्मैक्स ड्रग उनकी आय अच्छी रही है। एचबीएल इंजीनियरिंग का नफा कुछ 79% उछाल रहा है, 183 करोड़, तो शेयर भी बढ़े उसके भाव। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नफा 50% बढ़कर 137 करोड़ हुआ है, तो उसका भी एक मजबूत ऑर्डर बुक है, तो उसकी वजह से भी उसके शेयर के भाव में एक तरीके से बिकवाली, मतलब एक तरीके से स्ट्रेंथ देखने को मिली है। बिकवाली तो नहीं बोल सकते, लेकिन डिमांड बढ़ी हुई है उनकी। सिगल इंडिया का नफा जो है वो 53.18 करोड़ शेयर, यानी कि उसके 4.4% फिर भी शेयर गिरे। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो उसमें 8% बढ़ के 26 करोड़, तो शेयर्स कुछ 2.5-2.25% के आसपास बढ़े हैं। एलएनटी में बड़ा ऑर्डर, उसकी जो ऑर्डर बुक है एलएनटी की, उसमें हमेशा अपडेट्स आते रहते हैं। तो एलएनटी की ऑर्डर बुक, मेगा ऑर्डर अदानी पावर से 15,000 करोड़ का 16,400 मेगावाट का थर्मल पावर यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है ऊर्जा क्षेत्र की, मतलब एक तरीके से वो उसको समर्थन देता है, पावर सेक्टर की जो गतिविधि है उसको। सेबी का जो स्वागतफाई प्रस्ताव है जिसमें कि विदेशी निवेशकों की पहुंच को सरल बनाने की जो बात है, उसके अनुपालन वगैरह के बोझ को कम करने के लिए रेगुलेटरी जो अफेयर्स होते हैं, तो उसका स्वागत हुआ है बेसिकली। और मतलब वो भी एक सेंटीमेंट था बाजार में आज, पॉजिटिविटी जिस तरीके से देखने को मिली। आरबीआई का जो हस्तक्षेप है रुपया स्थिर करने का, जो $5 बिलियन बेचे, तो उसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार जो है $9.3 बिलियन घटकर 689 बिलियन में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स ने मनी मार्केट को भी कंट्रोल किया, मतलब जो करेंसी मार्केट था उसको भी कंट्रोल किया। और आईपीओ की गतिविधि अगर हम देखें तो ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ 11 अगस्त को बंद हुआ, उसका ओवर सब्सक्राइब हुआ है 4 गुना। और म्यूचुअल फंड्स के प्रवाह की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा 42,702 करोड़ का नया प्रवाह आया सिप्स और थीमेटिक फंड्स के द्वारा। और अदानी एंटरप्राइज एमआरओ डील जो आज डिक्लेयर हुई है उसकी वजह से भी मार्केट, मतलब एक तरीके से उसके संकेत अच्छे रहे। 11 से 15 अगस्त इस वीक जो आने वाले आईपीओ है, अगर उसकी हम बात करें तो ब्लूटोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल जो 11 अगस्त को 2024 के एनएससी पर खुलेगा एनएससी और बीएससी पे। और रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड 11 अगस्त 2025 को एनएससी और बीएससी पर खुलने वाला है। जेडब्ल्यू सीमेंट 3,600 करोड़ का आईपीओ सप्ताह में बंद होता है, अंतिम दिन पर सब्सक्रिप्शन पर निर्भर रहता है कि कैसे जाएगा आईपीओ। और पावरिका लिमिटेड जो कि 1400 करोड़ का आईपीओ के लिए डीएचआरपी दाखिल किया गया है, और उसके कुछ 700 करोड़ के फ्रेश इश्यू और 4 से 90 करोड़ के जो फॉलोइंग ऑफर जो होती है उसके इश्यूज है। तो इस तरीके से एक ऋण चुकौती और सामान्य उद्देश्यों के लिए पैसा जमा किया जा रहा है पावरिका द्वारा। सप्ताह के आउटलुक की अगर हम बात करें तो भारतीय शेयर बाजार जो है उसमें यूएस टैरिफ की अनिश्चितता और जुलाई के लिए आगामी भारत सीपीआई एवं डब्ल्यूपीआई, मतलब जो इनके जो डोमेस्टिक जीडीपी के जो इंडिकेटर्स होते हैं मेजर करने के लिए, तो उसका जो डेटा के कारण बाजार अस्थिर रहने की संभावना। तो जो निफ्टी का सपोर्ट है वो 24,272 से लेके 24,520 के बीच रह सकता है, और 24,673 के ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है। उसकी जो बुलिश गति है उसको कहीं ना कहीं उसका संकेत देता है कि शायद गया तो उसके ऊपर चला जाएगा। सेंसेक्स के सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 79,572 और रेजिस्टेंस 80,300
347 पर हो सकता है। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,800 को पार नहीं करता है, मतलब 24,800 के अंदर रहेगा। अगर वो ब्रेकअप होता है उसका तो 24,673 से लेके 24,800 तब तक सेल ऑन राइस की रणनीति की सिफारिश की जा रही है एक्सपर्ट्स द्वारा, जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए। और मतलब जब बढ़ता है तो बेचिए, ऐसी बात आ रही है सेल ऑन राइस, ठीक है। पीएसयू बैंक्स, रियलिटी, ऑटो क्षेत्र, ऑटो जैसे जो क्षेत्र है उसमें थोड़ा ध्यान दे और उसमें थोड़ी संभावना है, उसमें थोड़ा सतर्कता बरते, ऐसा मतलब एक्सपर्ट्स का मानना है। और आईटी, जबकि आईटी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु में थोड़ा दबाव रहेगा, आईटी एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो ये कुछ बातें हैं। मुख्य ट्रिगर पॉइंट की अगर हम बात करें तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स और जो कंबाइंड प्राइस इंडेक्स है, उसकी जो यूएस भारत के व्यापार की बात है, और वैश्विक डेटा सीपीआई और पीपीआई जॉबलेस क्लेम्स, वो डेटा कैसा है, उसके ऊपर एफआईआई का भी रुख रहेगा और ये बाजार का रुख भी तय करेगा। भारतीय कमोडिटी की बाजारों की अगर हम बात करें तो कीमती धातु है, प्रेशियस मेटल्स में मजबूत डॉलर और टेरिफ की चिंताओं से सोना दबाव में रह सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सेफ हेवन की तरफ जा रहा है सोना। और भारत में जिस तरीके से माहौल आने वाला है आने वाले दिनों में फेस्टिविटी का, जिसमें डिमांड बढ़ेगी सोने की, तो सोना शायद एक रेंज बाउंड रह सकता है। ब्रेंट क्रूड की गति और उसको मतलब बहुत सारी चीजें प्रभावित कर रही है, तो वो स्टेबल रहने की संभावना है। तेल के दाम, बेस धातु या जो गैर कीमती धातु है, प्रेशियस मेटल नहीं है, नॉन प्रेशियस मेटल्स की अगर हम बात करें तो एशियाई मांग और धातुओं को समर्थन मिल सकता है कि एशिया में डिमांड कैसी रहेगी, लेकिन यूएस टैरिफ किस तरीके का जोखिम पैदा करेगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। तो बेस मेटल्स में आपको दो मुद्दों पे ध्यान देना पड़ेगा, एशियाई डिमांड और यूएस टैरिफ का जो जोखिम है, इन दो चीजों को। ऊर्जा और पावर के क्षेत्र में ओपेक की जो आपूर्ति है, टैरिफ को लेके फिर से वही बात आती है कि टैरिफ किस तरीके से प्रभावित करेगा ऑयल एंड गैस के भावों को भी, ऊर्जा और मतलब पावर के जो क्षेत्र है उसको भी कैसे प्रभावित करेगा। तो वो कमोडिटी में शायद ये भी एक रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। कृषि और कमोडिटी, वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताओं के कारण एक तरीके का सीमित उछाल देखने को मिल रहा है कृषि कमोडिटीज, खास करके टैरिफ की जो चिंता है, टैरिफ को लेकर जो बातें आ रही है, तो उसकी वजह से कृषि कमोडिटीज जो है उसमें इतना बड़ा रेंज बाउंड रहने की संभावना है, बहुत बड़ा उछाल नहीं आ सकता है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि मॉनसून का डेटा जिस तरीके से वीक आ रहा है, तो शायद एग्री प्रोड्यूसेस में एक डिमांड बढ़ सकती है और उसके चलते एग्री प्रोड्यूसेस कहीं ना कहीं अब जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन वेट एंड वॉच की नीति बनाए रखें। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैं उसमें कोई राय नहीं दूंगा। भारतीय मुद्रा, हालांकि मैं सर्टिफाइड भी नहीं हूं सेबी का उस सर्टिफिकेशन कोर्स का ये राय देने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मानसून का जो डेटा है वो वीक है। बारिश की बात आ रही है, एक राउंड आने की बात है, लेकिन अगर उसमें मान लीजिए कि जो बेसिक जो कृषि पैदाइश है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके का एक डेंट लगता है, डिमांड के सामने सप्लाई कटती है, तो मुझे लगता है कृषि उत्पादकों के भाव बढ़ सकते हैं और महंगाई भी बढ़ेगी, बट ऑब्वियसली। मुद्रा बाजार की अगर हम बात करें तो रुपया जो है वो 87.52 से लेके 87.56 की रेंज में रहेगा। यही सब कारण है, खास करके आरबीआई किस तरीके का हस्तक्षेप करता है, टैरिफ की नीतियों को लेकर जो बातें आ रही है उसमें किस तरीके से आरबीआई मैनेज करेगा। और तेल तेल अगर जो कच्चा तेल उसका भाव स्टेबल रहा तो रुपया यहाँ स्टेबल होने की संभावना दिख रही है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। क्रिप्टो बाजार की अगर हम बात करें तो उसका कोई विशिष्ट डेटा नहीं है, लेकिन टैरिफ उसका कोई मतलब एक स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन टैरिफ संबंधित जितनी भी अस्थिरता है, मजबूत डॉलर जिस तरीके से आगे बढ़ेगा उसके कारण वैश्विक क्रिप्टो बाजार में सतर्क रहने को कहा जा रहा है। और घरेलू अपनाने का मतलब एक जो रुझान है और घरेलू जो बातें और उसमें नियमन को लेकर जो समस्या है, तो उसके ऊपर भी ध्यान बनाए रखे इन्वेस्टर्स, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो बस यही था हाल बाजार का अगले वीक के लिए। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि एक डेटा आने वाला था हमारे दर्शक की तरफ से, वो अपने आज एक साइलेंट टेस्ट मोड पे लेने की कोशिश की। कल से शायद हम समय सर आने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि ये जो बेस डेटा है वो बेस डेटा हम उसी तरीके से देने की कोशिश करेंगे आपको। ट्रेड डेटा में शायद हम इतना नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि इसकी वजह से देरी होती है। तो बस इजाजत दीजिए मुझे, और कल से फिर हाजिर होंगे। आप थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि पूरे वीक का वृत्तांत, वीक का मतलब एक आउटलुक, तो आज थोड़ा लंबा हो गया है। बस धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।